जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट 14 कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, श्रम विभाजन निम्न में से होता है। श्रम विभाजन किसमें होता है? चार ऑप्शन दिया गया है। तो जो श्रम विभाजन होता है वो एक नहीं बहुकोशिकीय जीव में होता है। जो श्रम विभाजन है, श्रम विभाजन का अर्थ है कि शरीर के अलग अलग कार्य जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन अलग अलग कोशिकाओं या अंगों द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसे हम लोग श्रम विभाजन कहते हैं। जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, बहुकोशिकीय जीवों में समान कार्य करने के लिए कोशिकाओं का एक समूह बना हुआ होता है जिसे हम लोग ऊतक कहते हैं, कि जो श्रम विभाजन के आधार पर होता है। एक कोशिकीय जीव जो अमीबा है, अमीबा एग्जाम्पल में अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसमें जो एक ही कोशिका का बना हुआ रहता है ना, कोशिका का सारा कार्य करता है, इसलिए वह श्रम विभाजन के श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, एक कोशिकीय तो बहुकोशिकीय श्रम विभाजन में आते हैं, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक कुछ सरीसृप के अंग निर्धारण, लिंग निर्धारण में भूमिका निभाती है? तो यहाँ पे देखिए, पर्यावरण, जो ये टेम्परेचर, जो तापमान होती है, वो कुछ सरीसृप में लिंग निर्धारण में भूमिका निभाती है। जैसे इसका एग्जांपल यहाँ पे देखें तो कछुआ हो गया और मगरमच्छ हो गया। जैसे कुछ सरीसृप हैं जो तापमान पर क्या करते हैं, निषेचन, अंडे सोए जाते हैं, वह लिंग तय करता है। अगर कछुआ की बात करें तो अगर टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर अगर हाई है तो वो मादा को, जो अगर टेम्परेचर हाई रहेगा तो मादा और टेम्परेचर कम रहेगा तो नर का जनन होता है। वही अगर मगरमच्छ की देखें तो मगरमच्छ क्या होता है कि हाई टेम्परेचर में अगर टेम्परेचर हाई रहेगा तो नर को जन्म देता है, और टेम्परेचर लो रहेगा तो मादा को जन्म देता है ना। ये सिर्फ सरीसृप में होता है, बाकी में नहीं होता है। और यहाँ पे बात करें मनुष्यों में तो ये आनुवांशिक होता है। आनुवांशिक जैसे कहने का मतलब, जो गुणसूत्र होता है, जो एक्स एक्स गुणसूत्र और एक्स वाई गुणसूत्र से लिंग निर्धारित होता है। ये एक्स एक्स जो कि फीमेल में पाया जाता है और एक्स वाई मेल में पाया जाता है। एक्स और एक्स मिलने से गर्ल होती है, मादा का जनन होता है, और एक्स और वाई के मिलने से नर का जनन होता है। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, अमाशय की दीवार में उपस्थित जठर ग्रंथियां किसका स्राव नहीं करती है? तो अमाशय जो है वो पेप्सिन का स्राव करती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी करता है और श्लेष्म का भी करता है, लार का नहीं करता है। ये जो लार होता है, ये लार का स्राव मुंह से होता है। मुंह में लार ग्रंथियां होती है जिसे हम लोग स्लाइवा ग्लैंड कहते हैं ना। स्लाइवा ग्लैंड हिंदी में लाल लाल लार ग्रंथियां हैं, ये मुंह से निकलता है। बाकी जो यहाँ पे ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स की बात करें, ये जठर ग्रंथि से निकलता है, और ये क्या करता है, इनका जो मुख्य कार्य है वो भोजन में जो हानिकारक बैक्टीरिया है उसको मारती है। और ये पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन यह एक पाचन का एंजाइम है, पाचन एंजाइम है। ये क्या करता है, प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड में तोड़ता है, पेप्सिन। श्लेष्मा की बात करें तो श्लेष्मा जो है ये अमाशय की अतिरिक्त परत है। जो श्लेष्मा रहता है, अमाशय में एक परत रहती है, जो HCl एसिड निकलता है, इससे क्या होता है, जो इसमें जो परत रहती है, ये श्लेष्मा, ये जो कोशिका रहती है, कोशिका को जलने से रोकती है ना। कोशिका अगर, क्योंकि HCl तो एसिड है, अगर इसमें डायरेक्ट अगर किसी मसल्स में लगेगा तो उसे जला देगी, इसीलिए इसके ऊपर में एक श्लेष्मा लगा हुआ रहता है। तो इसका आंसर आपका ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, जब हम बस में यात्रा कर रहे होते हैं तो बस के अचानक रुकने पर हम आगे की ओर झुक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है कि ये न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसके कारण से ऐसा होता है। न्यूटन साहब ने दो नियम दिए थे, तीन नियम दिए थे, एक, दो और एक तीसरा। पहला नियम क्या है कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु, कोई भी चीज है, अगर गति में है तो वो गति में रहना चाहता है, और स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहता है। तो गति का नियम दिया था। और सेकेंड जो लॉ था उसमें क्या था, बल की परिभाषा को इन्होंने बताया था कि जैसे इसका एग्जाम्पल की बात करें तो बल को कम करने के लिए जब कोई खिलाड़ी कैच पकड़ता है तो हाथ को अपने पीछे करता है, तो क्या करता है, इससे बल कम करता है। तो बल की परिभाषा मिलती है सेकेंड नियम से। और तीसरा जो नियम था
एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया, कि अगर कोई भी चीज अगर किसी को धक्का दे रहा है, एक दूसरे को अगर धक्का दे रहा है तो दोनों समान बल से क्रिया प्रतिक्रिया होता है। तो 3 नियम है, तो यहाँ पे पूछा है कि यात्री जो है वो आगे की ओर झुकता है, तो ये जड़त्व का नियम, जो न्यूटन का जो फर्स्ट नियम है, उसे हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, प्रजनन की विषय में गलत कथन का चयन करें। तो प्रजनन के विषय में गलत कथन क्या है, उसका चयन करना है। तो जो प्रजनन है, नर जनन कोशिका परागकण द्वारा उत्पन्न होता है। हाँ, तो ये सही है। मादा युग्मक वर्तिकाग्र में उपस्थित होती है, तो नहीं, ये नहीं है। जो मादा युग्मक है वो पुष्प के अंडाशय, जिसे हम लोग ओवरी बोलते हैं, ओवरी के भीतर बीजंड में स्थित होता है ना, वर्तिका पर नहीं होता है। तो यही आपका गलत है। बाकी ऑप्शन सी देखते हैं, तो निषेचन में हम युग्मनज प्राप्त करते हैं। तो हाँ, निषेचन में युग्मनज प्राप्त किया जाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो राइट आंसर है वो बी ही होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो हम उसकी ज्यामितीय छाया देखते हैं। ऐसा किसके कारण होता है? प्रकाश अपारदर्शी क्या होता है कि जिसके एक जो माध्यम है उसको एक साइड से दूसरे साइड तक प्रकाश नहीं गुजरता, इसे हम लोग अपारदर्शी कहते हैं। तो यहाँ इसका जो ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, जो प्रकाश की सीधी रेखा में गमन होगा। अगर प्रकाश हमेशा जो होता है वो सीधे रेखा में चलता है, जब कोई अपारदर्शी वस्तु होती है तो उसे क्या होता है, जाने से इसे रोकती है, और यहाँ इसका क्या बनता है, छाया बनता है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, प्रकाश के सीधे रेखा में गमन। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन में उच्च सांद्रता होती है? तो फलों और बीजों में पादप हार्मोन की बात करें तो सबसे ज्यादा जो सांद्रता होती है वो साइटोकिनिन की होती है। जो साइटोकिनिन होता है, इसका जो मुख्य कार्य है वो कोशिका विभाजन को प्रेरित करती है। और चूंकि फलों और बीजों की तीव्र विकास हो रहता है, इसलिए वह कोशिका विभाजन में सबसे अधिक आवश्यकता होती है। ऑक्सी हार्मोन की बात करें तो ये ऑक्सिन हार्मोन जो है वो जड़ और तने को शीर्ष में पाया जाता है। जो जड़ होता है और तना इसका शीर्ष में पाया जाता है, और इसका जो ऑक्सिन का मेन जो कार्य है वो लंबाई को बढ़ने में मदद करता है, लंबाई को बढ़ने में मदद करता है। बाकी एफ6 अम्ल की बात करें तो एफ6 अम्ल है ये तनाव हार्मोन। जो एब्सिस अम्ल को हम लोग तनाव हार्मोन कहते हैं, जो क्या करता है, वृद्धि को रोकता है, और पत्तियां जो है गिरने का कारण भी यही बनता है, एब्सिक्स अम्ल। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो साइटोकाइनिन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि मोटर द्वारा प्रति इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो मोटर जो होता है, वो मोटर का जो काम है, मोटर क्या करता है, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। तो यहाँ पे आपसे वो नहीं पूछा गया है, बोला कि प्रति इकाई समय में किया गया कार्य। तो प्रति इकाई समय में किया गया कार्य, ये देखिए, ये समय हो गया, और प्रति मतलब क्या होता है, समय नीचे, प्रति एक, और ये कार्य हो गया, है ना। इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, प्रति समय इकाई में किया गया कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, शक्ति, शक्ति कहते हैं। ठीक है, इसका एसआई मात्रक की बात करें तो इसका एसआई मात्रक वाट होता है ना। एक अश्व शक्ति की बात करें तो एक एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होती है ना। और ये जो शक्ति है ये एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्या होता है, जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, शुष्क बुझे चूने
पर क्लोरीन की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बनता है? तो शुष्क जो बुझा हुआ चूना रहता है वो क्लोरीन की प्रक्रिया से ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम बोले तो इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सी ऑक्सी क्लोराइड है, ठीक है। और इसका सूत्र की बात करें तो CaOCl2 है, ठीक है। ये सूत्र भी याद रखना है आपको, और जो इसका साइंटिफिक नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड वो भी याद करना है, ठीक है। जब इनका जो उपयोग है, इनका उपयोग कपड़ा उद्योग, सूती और नीलन के व्यंजन के लिए किया जाता है ना। और इसका जो ब्लीचिंग पाउडर है ये कीटनाशक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, या पीने का जो पानी है वो रोगाणु मुक्त करने में प्रयुक्त होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सामग्री मिश्रण का उदाहरण है? सामग्री मिश्रण क्या होता है? जो एक दूसरे में समान रूप से मिल जाता है। यहाँ पे बोला कौन सा सामग्री मिश्रण का उदाहरण नहीं है। चार ऑप्शन में तीन आपका होगा और एक नहीं होगा। तो जल में कॉपर सल्फेट, तो ये जल में कॉपर सल्फेट एक दूसरे से मिल जाता है, ये सामग्री मिश्रण का एग्जाम्पल है। जल में घुली चीनी, जल और चीनी को आप जब देखिएगा तो वो एक दूसरे में क्या हो जाता है, पूरी तरीका से मिल जाता है। तो ये भी सामग्री मिश्रण का एग्जाम्पल है। जल में घुली नमक, तो ये भी सामग्री। और जो लास्ट ऑप्शन है जल में तेल, तो जल में देखिएगा जब भी तेल को हम लोग मिक्सर करते हैं तो वो एक दूसरे से मिलता नहीं है। तो ये जो ऑप्शन डी है तेल में जल का, ये विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि जब हम लोग तेल और पानी को पृथक, तेल और जब पानी को अलग करते हैं तो ये अलग करने का जो प्रोसेस है वो पृथक्करण कहलाता है, ठीक है। और इमल्सन की बात करें तो जो तेल और पानी को जबरदस्ती हम लोग मिलाते हैं, और ये मिलाने का जो प्रोसेस है इसे हम लोग इमल्सन कहते हैं। और इमल्सन इसका एग्जाम्पल, इसी का यूज करके इमल्सन का ही एक एग्जाम्पल की बात करें तो ये क्या बनता है, साबुन बनाने का प्रोसेस में हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए होता है ना कि पानी और तेल में जब एक दूसरे को मिलाएंगे तो नीचे क्या होता है पानी, और ऊपर में क्या आ जाता है तेल। ऐसा क्यों होता है कि नीचे पानी ऊपर तेल? तो घनत्व के कारण होता है। पानी का जो घनत्व वो अधिक होता है जिसके कारण पानी नीचे आ जाता है, और तेल का घनत्व कम होता है, इसलिए तेल उसके ऊपर तैरने लगता है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, जब किसी अवतल दर्पण के सामने में 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है तो दर्पण की वक्रता केंद्र पर एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण द्वारा उत्पन्न अवधारणा क्या होगी? तो यहाँ पे आप देखिए जो दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब, ये आप याद रखिएगा, है ना। ये अवतल दर्पण है, और यहाँ पे देखिए इसको अगर आप देखते हैं तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा कि कहाँ पे रखने से कैसा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे जो सबसे शुरू का बिंदु रहता है इसे हम लोग पोल बोलते हैं ना, और एक बिंदु यहाँ पे जिसे हम लोग फोकस के नाम से जानते हैं, और ये हो गया वक्रता केंद्र होता है। और यहाँ लास्ट का जो पार्ट है जिसे हम लोग अनंत के रूप में जाने थे, ठीक है, अनंत, अनंत के रूप में जानते हैं। अब देखिए फिगर को या तो हम लोग अनंत में रख सकते हैं, या तो वक्रता केंद्र पे रख सकते हैं, या तो फोकस में रख सकते हैं, या अब यहाँ पे देखिए ये तीन जगह पे रहेगा। अब क्या है, अगर हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखें, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो ये जो इमेज है, ये जो वस्तु है, ये वक्रता केंद्र से परे कहलाएगा, ठीक है। अगर ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखेंगे तो ये फोकस के परे वस्तु को, अगर क्वेश्चन में पूछे कि वस्तु को फोकस के परे रखा गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो वस्तु है वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है। या फिर एक कंडीशन ऐसा हो सकता है कि वस्तु को हम लोग पोल और फोकस के बीच में रख सकते हैं ना। ये वस्तु है, वस्तु का साइज हमेशा क्या होता है एक ही, चाहे हम लोग एक ही रहेगा, चाहे अनंत पे रखें या फिर फोकस पे रखें। अगर वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब जो होता है वो फोकस पे बनेगा। अगर अनंत पे रखें प्रतिबिंब को तो फोकस पे बनेगा, और वक्रता केंद्र से परे रखेंगे तो फिर वो फोकस से परे प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी क्या है, वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखेंगे तो जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र से परे
बनेगा, ठीक है। अगर फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर बनेगा, लेकिन अगर वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब जो है वो पीछे की ओर बनेगा। और ये जो फोकस और फोकस से परे जो प्रतिबिंब बनेगा ये छोटा बनेगा, और ये जो वक्रता केंद्र पे बनेगा वो बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर। और बाकी ये जो दो है ये वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और अवतल दर्पण द्वारा जितना भी प्रतिबिंब है और इधर का जो प्रतिबिंब है वो सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और ये जो प्रतिबिंब है वो क्या होता है, ये जो प्रतिबिंब है वो आभासी बनता है, उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा। उल्टा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण द्वारा। अब यहाँ पे देखिए इसका जो फॉर्मूला की बात करें तो दर्पण का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/u - 1/v। f क्या? फोकस। u क्या है? तो वस्तु की दूरी। और v क्या है? तो प्रतिबिंब की दूरी। अब इस फॉर्मूला को सेट करके हम लोग ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बोला है जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, तो वस्तु की जो दूरी है, ये अवतल दर्पण है, देखिए ध्यान से इसको समझिएगा ना थोड़ा सा। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो आपको ये जो दर्पण से जो प्रतिबिंब बनती है इसमें आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। बोल रहा है कि अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है जो दर्पण की वक्रता केंद्र पर एक वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है? वक्रता केंद्र मतलब सी पर। और अभी हम बताएं आपको कि प्रतिबिंब, देखिए अगर वस्तु को अगर जहां सी पे रखेंगे तो प्रतिबिंब भी सी पे बन रहा है, मतलब वस्तु भी यहाँ रखा हुआ है तब ना यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। देखिए अगर वस्तु का जो दूरी है वो कितना है 20 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की भी दूरी अगर सेम डिस्टेंस में बन रहा है तो इसका भी प्रतिबिंब की भी दूरी 20 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पे देखिए अगर ये साइड लेफ्ट साइड में चाहे प्रतिबिंब आ जाए या फिर वस्तु रखा जाए, वस्तु तो हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखेंगे, तो लेफ्ट साइड में कोई भी चीज आता है वो माइनस में आता है, ठीक है, और राइट में आएगा तो वो प्लस में आएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया अवधारणा, तो अवधारणा की फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग एच डेक्स बटा एच के नाम से जानते हैं, या फिर इसे हम लोग भी बटा यू भी बोलते हैं, ठीक है, -v/u। अवधारणा का फॉर्मूला होता है -v/u। तो u पहले से दे रखा है, क्या है? -20। अब यहाँ से हम लोग को ये जो निकला प्रतिबिंब भी का वैल्यू निकल गया, कितना? -b निकल गया। अब यहाँ से हमसे पूछा गया है कि अवधारणा बताएं, तो अवधारणा क्या हो जाएगा? तो भी का वैल्यू अब बस डाटा को पुट करेंगे आंसर आ जाएगा -20 और नीचे -20। ये माइनस से माइनस खत्म, ये 20 से 20 एक बार में क्या बचा? -1। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आहार श्रृंखला में गलत जोड़े का चयन करें। तो आहार श्रृंखला क्या होता है, उसमें जो गलत जोड़ा है उसको चयन करना है। तो जो यहाँ पे देखिए प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें तो वो द्वितीय पोषी होता है, वो द्वितीय पोषी होता है। और यहाँ पे स्वयं पोषी की बात करें तो स्वयं पोषी क्या होता है? जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो ये प्रथम पोषी स्तर में काउंट होता है, तो ये भी सही है। और छोटे मांसाहारी, जो छोटे मांसाहारी होते हैं वो तृतीय पोषी स्तर में आते हैं। और जीवाणु जो है वो चतुर्थ पोषी स्तर में नहीं आता है। चतुर्थ पोषी स्तर में जो बड़े मांसाहारी जानवर हैं जैसे शेर, चीता, ये सब जो बिग कैट है, ये सब चतुर्थ पोषी श्रेणी में स्तर में आते हैं, ठीक है। तो ये जो जीवाणु है ना, जीवाणु जीवाणु हो गया और कवक हो गया, ये अपघटक होते हैं। अपघटक क्या होता है कि वे किसी विशिष्ट रेखीय पोषी स्तर का हिस्सा नहीं होता है। इसकी अगर बात करें तो ये जो मृत कार्बनिक पदार्थ है जीवाणु, वो मृत कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर करता है। और ये कार्बनिक जो मृत पदार्थ है उसको तोड़ करके पौधे मतलब
कार्बनिक पदार्थ में बनाता है जीवाणु, है ना, जो मृत जीव है उसको खा करके, और जो बनाता है ये कार्बनिक पदार्थ, जिससे पेड़ पौधे, जो उसमें जो मिनरल्स बनते हैं वो जाइलम के द्वारा फिर ले जा करके प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। जीवाणु जो है वो चतुर्थ पोषी स्तर के नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कीन का सामान्य सूत्र है? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र की बात करें तो CnH2n, ये एल्कीन का सामान्य सूत्र है। एल्कीन क्या है? एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है जिनमें कम से कम एक कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है। कार्बन जो कम से कम क्या होना चाहिए कि डबल बॉन्ड बनाना चाहिए, तो वो एल्कीन का सूत्र यही है। तो आप याद रखिएगा एल्कीन का सूत्र, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में एक विशाल वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान क्या होता है? अगर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव है, एक विशाल वस्तु को मुक्त रूप से गिराते हैं तो क्या होगा? तो वो जो वस्तु है उसका वेग बढ़ जाएगा। अब देखिए, कोई वस्तु है अगर गिर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव अगर एक विशाल वस्तु पे मुक्त रूप से गिर रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा ना, वस्तु यहाँ से अगर छोड़ रहे हैं तो यहाँ पे जो वस्तु का जो दोनों स्थिति है अभी, या तो वेग जो है, वेग गति, गति दो तरह का होता है। एक तो होता है प्रारंभिक गति और एक होता है अंतिम गति। प्रारंभिक गति को हम लोग यू से और अंतिम गति को भी से डिनोट करते हैं। लेकिन जैसे वस्तु को छोड़ेंगे तो यहाँ से जो भी का वेग है, भी का मान धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और यू का मान यहाँ पे जीरो रहता है। ठीक है, यहाँ से वस्तु को हम छोड़ते हैं, तो ये इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चार कथन दिया है, इनमें से एक गलत है, बाकी तीन सही है। तो पढ़ते हैं, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल की प्रबलता एक प्रकार के पदार्थ से दूसरे प्रकार से भिन्न होती है। तो नहीं, ये तो सही है। कौन सा गलत पूछा है ना, कि कौन सा ऑप्शन गलत है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में एक आकर्षण बल काम करता है, जिसे हम लोग प्रबलता का एक प्रकार कहते हैं। पदार्थ से दूसरे में भिन्न होता है। सेकंड की बात करें, दूसरा पढ़ते, पहला तो सही हो गया, गलत कौन है वो चूज करना है। पदार्थ के कणों के बीच कार्य करने वाला बल उन्हें एक साथ जोड़े रखता है। हाँ, अगर कोई भी पदार्थ है तो वो उनके जो कण है वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, एक बल है जिसके कारण से वो जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल को प्रबलता स्थिर होती है? नहीं, प्रबलता क्या है, स्थिर नहीं होती है। वो एक दूसरे से हमेशा क्या करते रहते हैं, एक दूसरे की ओर हमेशा आकर्षित होते रहते हैं, है ना। तो ये आपका गलत हो जाएगा। पदार्थ के कणों के बीच बल कार्य करती है, हाँ, तो बल कार्य करती है, तो ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कॉपर के विद्युत अपघटनीय परिष्करण में मुक्त होता है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रो कॉपर विद्युत अपघटन की बात करें तो इसमें जो है वो अम्लीय कॉपर सल्फेट मुक्त होता है। और ये जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफेरिंग कहते हैं। इसका प्रयोग जो है वो धातुओं को अत्यधिक शुद्ध शुद्ध रूप से प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है ना, कि एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। एक एनोड होता है ये जो प्रोसेस करने में, और एक होता है कैथोड। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है ना, कि जो एनोड होता है, एनोड में क्या होता है ना, कि एक तांबे का जो छड़ लेते हैं, ये जो छड़ होता है ये अशुद्ध होता है। क्या होता है? अशुद्ध तांबे का छड़ होता है। और जो कैथोड में होता है इसमें शुद्ध शुद्ध तांबे का छड़ लिया जाता है। ठीक है, तो एनोड और कैथोड, और ये जो प्रोसेसिंग है, ये प्रोसेसिंग विद्युत अपघटित प्रक्रिया कहलाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, 10 मीटर लंबे तांबे की तार का प्रतिरोध 5 ओम है, तो 5 मीटर लंबे प्रतिरोध तार का प्रतिरोध क्या होगा? यहाँ पे देखिए, जो प्रतिरोध है ये इनवर्स
ये जो समानुपाती होता है, समानुपाती होता है किसके? लेंथ का। लेंथ का समानुपाती है, इसका मतलब अगर लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध आर है, आर ओम है, तो 5 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए 10 मीटर था, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि तार की लंबाई घट रहा है, तो प्रतिरोध भी क्या होगा? घटेगा। अगर 10 मीटर में आर है तो 5 मीटर मतलब आधा हो गया, तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, है ना? अगर यहाँ पे देखें, अगर एरिया की बात करें, अगर एरिया की बात करें तो इसका एरिया जो होता है उसका, वो प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। एरिया का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध। अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। अगर एरिया घट रहा है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक चालक का प्रयोग नहीं करता? तो धारावाहिक चालक का प्रयोग नहीं करता है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। मतलब 3 ठो कर रहा है, 1 ठो नहीं कर रहा है। तो विद्युत मोटर, तो ये चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक का प्रयोग करता है। विद्युत पंखा भी करता है और विद्युत जनित्र भी करता है। तो विद्युत हीटर की बात करें तो विद्युत हीटर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक का प्रयोग नहीं करता है। ठीक है, जो ये जो विद्युत हीटर है वो तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत हीटर तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। यहाँ पे देखें तो ये ताप का जो एसआई मात्रक होता है, जिसे हम लोग जूल का नियम कहते हैं, ठीक है, उष्मा उष्मा की बात करें तो उष्मा जो होता है हीट, हीट का फॉर्मूला क्या होता है? धारा का स्क्वायर मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस को अगर हम टाइम से गुना करेंगे तो ये हीट का फॉर्मूला है। अब देखिए हीटर में जो होता है ना, हीटर हीटर में जो एलिमेंट होता है वो नाइक्रोम, नाइक्रोम का बना हुआ रहता है। और इसका जो गलनांक होता है वो बहुत कम होता है और प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे विद्युत हीटर में नाइक्रोम का बना तार यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, मनुष्य की आंख किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो मनुष्य की जो आंख है, जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग दृष्टिपटल, और इंग्लिश में हम लोग उसे रेटिना कहते हैं। ठीक है, तो जो रेटिना पर बना जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। हम लोग की जो आंखों में बात करें ह्यूमन का, तो जो उसमें जो लेंस होता है वो लेंस उत्तल लेंस होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम रेटिना की बात करें तो रेटिना, रेटिना में दो प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होता है। ठीक है, तो जो पहला होता है जिसे हम लोग साल्का कहते हैं, साल्का का क्या काम है? ये जो साल्का है वो कम रोशनी के लिए होता है। और एक होता है जिसे शंकु कहते हैं, तो शंकु किसके लिए होता है रेटिना में? तो रंग के लिए होता है। अब यहाँ पे कॉर्निया जो है, कॉर्निया, कॉर्निया का क्या यूज है आंख में? तो आंख में जो प्रकाश सबसे पहले कॉर्निया में प्रवेश करती है और यहीं से अधिक अपवर्तनांक होता है। अगर कोई व्यक्ति अगर अपना आंख डोनेट कर रहा है तो ये आंख का पूरा पार्ट डोनेट नहीं किया जाता है। जो डोनेट करने वाला पार्ट है जिसे हम लोग कॉर्निया ही कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं कि जब जो ये जो लेंस होता है ना, लेंस, ये उत्तल लेंस है, जब लेंस पर फोकस दूरी बदलने लगता है, जब फोकस दूरी बदलता है, ये फोकस दूरी बदलने के कारण ही क्या होता है कि वस्तु को दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष होने लगता है ना। और ये जो बदलने का जो बदलता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता। अगर आंख में दूर की दृष्टि नहीं दिख रहा है या फिर नजदीक की चीजें नहीं दिख रही है, तो ये जो प्रोसेस होता है नहीं दिखने का, जिसे हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है,
प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम लोग पीओपी बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र पूछा गया। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaSO4, इसे कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, और इधर हो जाएगा .H2O, है ना। ये पीओपी का रासायनिक सूत्र है। इसे हम लोग कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइटेट कहते हैं ना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइटेट कहते हैं। निर्माण की बात करें, इसका जो निर्माण होता है वो जिप्सम को गर्म करने से, जो जिप्सम है उसको गर्म करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, या 373 केल्विन पे अगर गर्म करेंगे तो जिप्सम है वो पीओपी में चेंज हो जाएगा। इसका यूज की बात करें तो इसका जो यूज होता है वो जब हाथ पैर टूटने के बाद जो हाथ में प्लास्टर किया जाता है तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का किया जाता है, या फिर खिलौना वगैरह बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा पीओपी का। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है। तो पौधे में जो जाइलम होता है उसका मुख्य कार्य क्या है, और जल और, हाँ, जल का परिवहन करना। इसका जल का परिवहन करना। जाइलम जो है वो जल और खनिज, ये दोनों का परिवहन करता है। और जाइलम एक दिशीय होता है, मतलब ये एक ही डायरेक्शन में चलता है। अगर जाइलम सीधा जमीन से क्या है, जड़ से ऊपर की ओर जाता है, ये कभी भी नीचे नहीं आता, हमेशा ऊपर ही जाएगा। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करेगा, जब पादप में भोजन बनता है तो हर एक पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। तो फ्लोएम जो होता है वो दो द्विदिशाई होता है, मतलब ये नीचे भी जा सकता है और नीचे से ऊपर भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, अम्ल वर्षा का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो अम्ल वर्षा का जो पीएच मान है वो 5.6 से कम होता है ना। जो अम्ल वर्षा होने का कारण क्या है, तो अम्ल वर्षा होने का कारण है कि ईंधन जलने से, अगर ईंधन को जलाते हैं जीवाश्म ईंधन, तो उसमें क्या होता है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे हम लोग SO2 बोलते हैं, और इसके साथ क्या नाइट्रेट ऑक्साइड NO2 निकलता है, और यही मुख्य कारण है अम्लीय वर्षा होने का। ये क्या होता है ना, ये गैस जो है वो बादल के पानी के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है और नाइट्रिक अम्ल बनाता है, और इसी के कारण क्या होता है, अम्लीय वर्षा एसिड रेन होता है, और उसका पीएच मान 5.6 से कम होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो लेंस की जो क्षमता है उसे हम लोग डायोप्टर से मापते हैं, ठीक है। और इसकी सूत्र की बात करें तो सूत्र होता है E=1/f। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आज का आखिरी सवाल था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।